आज की क्लास में सभी का स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे आपको सोशल रियलिटी के बारे में, सामाजिक वास्तविकता क्या है। सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते सामाजिक घटनाओं के बारे में जानना, सोचना, समझना, मनन करना, यह प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में वास्तविकता बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि हम अनुसंधान जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उस उद्देश्य के अंतिम चरण तक पहुंच जाएं। तो सबसे पहले आपको वास्तविकता को समझना होगा कि रियलिटी है क्या, यथार्थ है क्या। कल भी हमने इस पे थोड़ा बहुत चर्चा किया था। दरअसल में ये एक फिलॉसफिकल रूट है। सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए हमें दार्शनिक उपागमों की भी जरूरत होती है। सामाजिक वास्तविकता जैविक वास्तविकता या व्यक्तिगत संज्ञानात्मक वास्तविकता से अलग है। वो यह दर्शाता है कि यह सामाजिक बातचीत के माध्यम से बनाई गई एक घटनात्मक स्तर है। एक बच्चा जन्म लेता है तो वह एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह उसकी वास्तविकता है, वो जैविक वास्तविकता है। वो समाज में आया है, परिवार में आया है, परिवार से, समाज से जुड़ेगा। लेकिन जैविक वास्तविकता और व्यक्तिगत वास्तविकता ये दोनों अलग अलग होती हैं, अलग बात होती है। जैविक वास्तविकता में एक संरचना होता है, एक शेप होता है। सामाजिक समाज में की भी अपनी एक संरचना होती है। लेकिन जो जैविक वास्तविकता है कि बच्चा किस रूप में आया है, स्वस्थ है, उसके शरीर के सारे अंग बराबर हैं, बोलता है कि नहीं, आगे चलकर बोलेगा कि नहीं, ये तो कुछ दिनों बाद पता चलता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो आगे चलकर के बोल नहीं पाते हैं, तो उस वास्तविकता का पता बाद में चलता है। और कब पता चलता है? ये व्यक्तिगत और सामाजिक वास्तविकता के साथ। क्योंकि सामाजिक वास्तविकता मानव संवाद को प्रकट करता है, इंटरेक्शन से जोड़ता है। हम एक दूसरे से जब बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ विचारों को शेयर करेंगे, तभी हम सामाजिक वास्तविकता को समझ पाएंगे। तो मानव संवाद सामाजिक वास्तविकता के उत्पाद को एक समुदाय के स्वीकृत सामाजिक सिद्धांतों से मिलकर बनाया जा सकता है। और इन सिद्धांतों की अपनी विशेषता होती है। इन सिद्धांतों में कानून भी होता है, हमारी परंपराएं भी होती हैं, हमारे मूल्य भी होते हैं, हमारे जीवन जीने के ढंग होते हैं, हमारी नातेदारी होती है, हमारे मानवीय व्यवहार होते हैं। ये सारी चीजें मनुष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। सामाजिक वास्तविकता को अगर समझना है, आप क्लासिकल सोशियोलॉजिकल में पढ़ेंगे, अल्फ्रेड शुर्ज को पढ़ेंगे, जिन्होंने फेनोमेनोलॉजी, एक सिद्धांत है घटनात्मक समाजशास्त्र, प्रघटना शास्त्र जिसे कहते हैं, फेनोमेनोलॉजी। समाजशास्त्र में बहुत सारे उपागम बनाए गए हैं। हम व्यक्ति के आचरण से लेकर के समाज के आचरण तक का भी अध्ययन कर सकते हैं।
तो सामाजिक वास्तविकता की समस्या को दार्शनिकों द्वारा घटनात्मक परंपरा से जोड़ा गया है और प्रमुख रूप से अल्फ्रेड शुट्ज इसको समझाए हैं। अल्फ्रेड शुट्ज ने वास्तविकता के इस विशिष्ट स्तर को नामित करने के लिए सामाजिक दुनिया शब्द का उपयोग किया है। वो सोशल वर्ड, एक शब्द उपयोग करता है सोशल वर्ड का, सामाजिक दुनिया। शुट्ज का मानना है कि सामाजिक दुनिया के भीतर वास्तविकता के बीच अंतर उसने किया और उसमें बहुत सारी चीजें उसने बताई, उसकी भी कुछ विशेषताएं बताई। और जो सबसे बड़ी विशेषता बताई उसने, शुट्ज ने, वो स्टॉक नॉलेज की बात कराई, ज्ञान के भंडार। बहुत अच्छा, अगर आप अल्फ्रेड शुट्ज के ज्ञान के भंडार के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी गहराई के साथ शुट्ज ने अध्ययन किया है, विमर्श किया है। वो कहता है कि सामाजिक वास्तविकता के साथ हमारी जो रोजमर्रा की क्षमता है, उस क्षमता को विकसित करने के लिए स्टॉक ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ज्ञान का प्रबंधन, ज्ञान का भंडार। हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया नॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि ज्ञान का प्रबंधन भी होना चाहिए। जैसे हम परिवार में सामाजिक आर्थिक प्रबंधन करते हैं, सोशल मैनेजमेंट होता है हमारा, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट होता है, मेडिसिन में होता है, मैनेजमेंट होता है। तो उसी तरह से हमें ज्ञान का प्रबंधन भी करना चाहिए। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहा भी गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के सदृश कोई पवित्र विद्या नहीं होती। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि वो ज्ञान किताबी ज्ञान होना चाहिए? क्या जरूरी है कि हम किताबी ज्ञान ही हमारे पास हो, या जो हम इंपीरिकल अपने अनुभवों के द्वारा संचित करते हैं, इंपीरिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो वो ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहां अल्फ्रेड शुट्ज कहते हैं कि इंपीरिकल नॉलेज, जो अनुभविक ज्ञान होता है, वो बहुत ही विशाल होता है, बहुत उसमें गहराई होती है। हम किसी घटना को बारे में नहीं जानते, हम पढ़े लिखे हैं तो उस घटना के बारे में, उस घटना के इतिहास को हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस घटना को देखा है, उस घटना से उसका साक्षात्कार हुआ है, आमना सामना हुआ है, उसने उस समस्या, उस पीड़ा को महसूस किया है, तो वह, उसके जो अनुभव होंगे, वो सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार, ज्ञान होगा। आप देखते होंगे कि जब अगर ज्वाइंट फैमिली है तो संयुक्त परिवार में बड़े बाबा या बाबा, दादा जी, पिताजी, दादी, उनके पास बहुत सारे इंपीरिकल नॉलेज का, ज्ञान का भंडार होता है। वो अपने अनुभवों के द्वारा उन चीजों को व्यक्त करते हैं। आज से अगर आपको जानना होगा कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हमारा समाज कैसा था, हमारा परिवार कैसा था, क्या इसी तरह से परिवार था? और जब वो बात बताएंगे कि नहीं, कैसा परिवार था, कैसे गांव का सामाजिक संबंध था, कैसे गांव के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते थे, भाईचारा कैसा था, तो आप देखेंगे कि उसमें आज के और आज से 30 साल पहले की जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक
सरोकार हैं, उनमें बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। दिनों दिन जैसे जैसे समाज जटिल होता जा रहा है, वैसे वैसे सामाजिक घटनाएं भी जटिल होती जा रही हैं। पहले हम दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, दूसरे के मन की बात जान लेते थे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या है, क्या होगा। कोई घटना घटी है, उसके बारे में अगर उससे पूछते हैं तो उसका बॉडी लैंग्वेज बता देता था। लेकिन आजकल इतना टिपिकल हो गया है व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, कि हम नहीं समझ सकते। तो सूर्य कहता है कि व्यक्तियों की वास्तविकता उनका ज्ञान का भंडार है और समाज के सदस्यों के लिए उनका ज्ञान का भंडार सर्वोच्च यथार्थ का निर्माण करता है। माने जो सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ तक अगर हमें जाना है तो इस सोशल रियलिटी को जानने समझने के लिए हमें ज्ञान का भंडारण की आवश्यकता पड़ेगी। और सूर्य कहते हैं कि यह वास्तविकता सभी सामाजिक घटनाओं को स्वरूप, एक आकार प्रदान करती है, एक स्वरूप प्रदान करती है, ये रियलिटी। वो कहते हैं कि जो ज्ञान का भंडार है वो परम यथार्थ है, सुपर रियलिटी है, एक परम सत्ता, जिसे कहते हैं सुपर पावर। हम लोग कहते हैं ना कि क्या है रिलीजन, धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है। रिलीजन इज बिलीव टू सुपर नेचुरल पावर। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई एक पावर है, एक सत्ता है जो पूरे नेचर को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को नियंत्रित करती है, चलाती है। वो भी सुपर नेचुरल पावर की बात करते हैं। विज्ञान, भूत प्रेत, इन सब की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि सब रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं, कोई है ऐसा सुपर पावर जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है। तो ज्ञान का भंडार परम यथार्थ होता है, वो कहते हैं, और इस यथार्थ को व्यक्ति स्वीकारता है, अपने अंदर इस यथार्थ को लाता है, जानता है। और यही भर नहीं, ज्ञान का भंडार व्यक्ति के अचेतन मन को स्थिर और नियमित करता है। कभी कभी होती है, विषम परिस्थितियां आ जाती हैं मनुष्य के जीवन में कि हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, परिवार में कोई घटना घट गई, नातेदारी में कोई घटना घट गई, मित्र के बीच में कोई घटना घट गई, तो हम जैविक जिंदा होते हुए भी एक अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं। यह भी एक स्वाभाविक वृत्ति है। परिस्थितियां हमें अनकॉन्शियस कर देती हैं। लेकिन जब हमें यह नॉलेज होता है, ज्ञान होता है कि नहीं, परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो उन्हें हमें अनुकूल कैसे बनाया जाए, हम बना सकते हैं। हम सामर्थ्यवान हो सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता भी आ सकती है, हनुमान की तरह। कि हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने जा रहे थे तो समंदर को देख करके सारे बानर सेना बहुत हताश हो गई कि लंका तक पहुंचेगा कौन। सब अपने अपने सामर्थ्य की बात करने लगे और कहे कि अब तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, और किसी का ध्यान नहीं रहा कि हनुमान जी भी हैं हमारे बीच में। और हनुमान जी एक तरफ बैठे थे। ये कहा जाता है कि उनको कोई श्राप दिया था, तो इसलिए जो है वो अपना सामर्थ्य, अपनी ऊर्जा भूल गए थे। जब कोई याद दिलाएगा तभी। और जब लोगों का ध्यान गया कि नहीं, हनुमान जी तो बैठे हैं, इनसे तो हमने पूछा ही नहीं। और हनुमान जी के बाद जब बात किया उन्होंने कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो उगते हुए सूरज को निगल गए थे, आप बहुत सामर्थ्यवान हो, तब उनको लगा अरे हाँ, हमारे अंदर भी सामर्थ्य है।
और हम इस प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ सकते हैं, और वो लड़ लिए। परिवार में भी देखते हैं कि जब कभी बच्चा निराश होता है, और छोटा सा बच्चा है, किसी कोई काम कर रहा है, कोई खेल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं, अरे नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है, तुम तो और अच्छा कर सकते हो। ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए होंगे उस इंपीरिकल नॉलेज से, आपके पेरेंट्स ने किया होगा। तो जो ज्ञान का भंडार होता है वो ट्रांसमिशन उसका होता रहता है। ज्ञान का भंडार का ट्रांसमिशन चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जो कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, जो सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी जो है पैसा नहीं लगता कि जब आप दादी से पूछेंगे, पिताजी से पूछेंगे, बाबा से पूछेंगे कि हमारा परिवार कैसा रहा, कुछ अपने अनुभव बताइए, हमारे देवता कौन है, हमारी देवी देवता, हमारी परंपराएं क्या है, हमारे नातेदारी कौन है, तो वो आपसे पैसा नहीं लेते, मुफ्त में बताते हैं। और हर परिवार चाहता है कि जो उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो हस्तांतरण हो जाए। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रहती है। इसको आप पढ़े होंगे, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया। जैसे ही बच्चा छोटा से बड़ा होता है, वो एक इमिटेशन की प्रक्रिया होती है, अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, नकल करने की प्रक्रिया होती है छोटे बच्चे के अंदर। कि अगर आप गिलास से पानी पी रहे हैं तो बच्चा भी कोशिश करेगा कि हम भी गिलास से पानी पिए। और कभी कभी वो जब बड़ी गिलास उठाता है तो पानी कम पीता है, पूरे शरीर में भीग जाता है, लेकिन उसको सांत्वना होता है कि नहीं मैंने भी, वो हंसता है कि नहीं मैंने भी ऐसा किया। तो ये क्या होता है? ये इमिटेशन की प्रक्रिया होती है। तो ज्ञान का भंडार, सूर्य कहते हैं कि अगर सामाजिक वास्तविकता को, सूर्य कहते हैं कि अगर सामाजिक वास्तविकता को आपको समझना है, जानना है, तो ज्ञान का भंडार आपके पास होना चाहिए। और इसी यथार्थ को व्यक्ति स्वीकृत मानकर चलता है। और यही यथार्थ, यही ज्ञान हम विषम परिस्थितियों में हमारे अचेतन मन को चेतनशील बनाती है। अगर कोई समस्या आ गई, किसी प्रतियोगिता में बैठ रहा है बच्चा और सफल नहीं हुआ, तो उसको हम उलाहना नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, पहली बार तुम दिए हो, दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का भंडार जो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसको मोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है जो मोटिवेशन है इसी तरह से हमारे पेरेंट्स भी ने मोटिवेट किया है, और उसी तरह से वो जो जिस बच्चे को हम मोटिवेट कर रहे हैं, हो सकता है कभी वो भी अभिभावक बने तो वो भी अपने बच्चे को मोटिवेट करेगा। तो सूर्य कहते हैं जो ज्ञान का भंडार है वो जन्म से नहीं प्राप्त होता है कि बच्चा पैदा होते ही एबीसीडी लिखने लगा। वो जन्म से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि सामाजिकरण द्वारा सीखा जाता है, सोशलाइजेशन द्वारा सीखा जाता है। तो ज्ञान का भंडार, अब पहले से बात कर चुके हैं कि ज्ञान का भंडार बाय बर्थ नहीं मिलता, सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन से होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया से होता है, हम सीखते हैं। और जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि विषम परिस्थितियों में जब अंतिम लगता है कि अब तो हम कुछ नहीं है, अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है, तब उनको एहसास होता है हमने ऐसा न किया होता तो एक दिन या ये समय हमारे लिए अच्छा होता, सरल होता है ऐसा। कई ऐसा देखे कि कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, बार बार मना करने के बावजूद भी वो नशा नहीं छोड़ रहा है, और जब अंतिम चरण आता है तब वो सोचता है, कहता है कि नहीं मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ी गलती। इसलिए कह रहा है
ताकि दूसरे लोग भी सबक सीखें कि नहीं, हमने ये गलत किया है। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस, जब से बच्चा छोटा से बड़ा होता है, वो समझने, जब उसका दिमाग परिपक्व होता है, वो सोचने और समझने की प्रवृत्ति उसके अंदर पनपती है, जागती है, तब सोशलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हम करेंगे तो अच्छा है, ये करेंगे बुरा है। छोटा सा बच्चा जूता पहन करके अगर पूजा घर में आता है तो कभी कभी दादी कहती है अरे हो गया, रहन दो, छोटा सा बच्चा है। लेकिन कभी कभी डांट पड़ जाती है उसको, नहीं, आपको जूते पहन के नहीं आना है पूजा घर में, यहां भगवान रहते हैं। जब 2-4 बार डांट हो जाती है तो फिर आप देखेंगे बच्चा वो जब जाएगा पूजा घर के अंदर तो जूता उतार कर जाएगा। ये क्या है? उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। आप तो मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे जो पालतू, कोई जो डॉग पाले रहते हैं अपने घरों में, अगर उसको 2-4 बार डांट दिया जाए यहां नहीं जाना इस कमरे में, वो किचन में नहीं आएगा, किचन के बाहर ही वो देखता रहेगा, लेकिन किचन में नहीं घुसेगा, वो घुसने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने देखा है अपनी आंखों से, जब उसको डांट दिया जाता है कि नहीं, बताया था कि यहां पे नहीं आना है, तो फिर वो भी समझ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है? एक जानवर का हम सोशलाइजेशन कर सकते हैं, हालांकि सोशलाइजेशन मनुष्य का ही होता है, लेकिन हम कभी कभी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम कुछ चीजें बताते हैं। आपने डॉग के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, देखी होगी, फिल्मों में देखा होगा। तो सूर्य कहते हैं कि ज्ञान का भंडार जो होता है वो जन्म से नहीं होता है, इसे समाजीकरण द्वारा सीखा जाता है। और सूर्य ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है उसे हमारे ज्ञान भंडार की जानकारी होती है। सामने वाला कितना ज्ञानी है आप बातचीत करके समझ जाएंगे कि कितना ज्ञानी है, और लोग कितना उसके बारे में, उसका ज्ञान 5 मिनट में ही सब बाहर आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि आपसे मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और आलोचना शुरू कर देंगे, अरे वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सकारात्मकता की बातें नहीं करेंगे, हमेशा नकारात्मक। ऐसे लोग सुखी नहीं होते, ऐसे लोग बहुत निराश होते हैं अपने जीवन से, जो हमेशा, तो ये डिस्ट्रक्टिव दिमाग के होते हैं, ये विखंडन जैसे कहते हैं, विखंडन वाली स्थिति में होते हैं। तो विखंडन अगर चरित्र का हो गया, विखंडन हमारे स्वभाव का हो गया, विखंडन हमारे मूल्यों का हो गया, तो हमारी सारी हर एक्टिविटीज जो है विखंडित होंगी। तो सूर्य कहते हैं कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि उसके अंदर ज्ञान का जो लेवल है, नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की सीमा है वो कितनी ज्यादा है। ये तो हम जानते हैं। सूर्य ये भी कहते हैं कि व्यक्ति अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है। हर समाज की अपनी मान्यताएं होती हैं, हर समाज की मान्यताएं होती हैं, परंपरा होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपने मूल्य होते हैं, अपने आदर्श होते हैं, अपने मानदंड होते हैं, और इन मानदंडों, इन आदर्शों को लेकर के जो है हम चलते हैं। तो ये जो ज्ञान का भंडार होता है, सूर्य कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, सामने वाले से बात करते हैं, तो सामने वाले से बात करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर ज्ञान की सीमा कितनी, ज्ञान का भंडार कितना है। और आपको बता दिया कि ज्ञान का जो भंडार है वो बाई बर्थ आता है, ये नहीं, बाई बर्थ नहीं आता, ये समाज से हमें सीखना पड़ता है। और यही तो सोशल रियलिटी है, जो कुछ आप जानेंगे समाज के बारे में, सीखेंगे, जानेंगे, वही सामाजिक वास्तविकता होती। तो इस वास्तविकता को अगर हम समझेंगे
तो हमें सूर्य को पढ़ना होगा। अल्फ्रेड सूर्य बहुत बढ़िया उन्होंने जो है सोशल रियलिटी के बारे में बात की है। आपको थ्योरी के पेपर में पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा सूर्य के बारे में कि कैसे किस तरह से जो है होता है। तो सूर्य ये भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से देखता है और समझता है। बहुत अच्छी बात। आप भी कभी ऐसा, आपके पास भी मौका ऐसा आया होगा कि जब कोई समस्या आती है, कोई घटना घटती है, तो आपका अपना दृष्टिकोण होता है। एक जो समाजशास्त्री होता है उसका अपना दृष्टिकोण होता है। समाजशास्त्री का दृष्टिकोण अपना होता है किसी भी घटना के बारे में। जैसे कोई घटना घट जाती है तो एक पुलिस वाले का जो नजरिया होगा वो उसका अपना एक अलग होगा। एक आईबी ऑफिसर का जो नजरिया होगा उसका अलग होगा। एक नेबर जो होगा, पड़ोस होगा, उसका नजरिया अलग होगा। हो सकता है कि उस घटना को उसने बहुत ही बारीकी से देखा, समझा हो, जाना हो, उसको पहले से इंपीरिकल नॉलेज रहा हो। और जो दूसरे लोग हैं, गांव के लोग हैं या शहर के दूसरे लोग हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होगा। तो अपने अपने घटनाओं को हम अपने अपने दृष्टिकोणों से देखते हैं। और इसीलिए सामाजिक जो सोशल सामाजिक रियल वास्तविकता है, सोशल रियलिटी है, जिसको सामाजिक यथार्थ भी कहते हैं, उसको भी हम अलग अलग ढंग से देखते हैं, देखते हैं, प्राप्त नहीं करते हैं। अभी हमने देखा है और जब देखेंगे तो उसको मनन करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये वास्तविकता यही है क्या। उसके जड़ों तक पहुंचेंगे, उसके तह तक पहुंचेंगे, और जब जड़ों तक पहुंचेंगे तभी हमें वास्तविकता को मालूम होगा। तो दृष्टिकोणों से देखना, किसी भी घटना को अपने चश्मे से देखना, यह अलग बात होती है। ऐसा नहीं कि आपने आपके अपने चश्मे का मतलब ये नहीं, बहुत सारे बच्चे चश्मे नहीं लगाते हैं, तो ये नहीं कि चश्मा एक संकेत है। सोशियोलॉजी में हम इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहते हैं। अगर आप आ गया, जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी तो हर्बर्ट मीड पढ़ाएंगे आपको। हर्बर्ट मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात किया, प्रतीकात्मक समाजशास्त्र। प्रतीकात्मक जो यहां जब हमारी भाषा नहीं निर्मित हुई थी तो हम प्रतीकों के माध्यम से इंटरेक्शन करते थे। ये देखिए, ये भी सोशल रियलिटी थी। जब भाषा का प्रादुर्भाव नहीं था तो प्रतीक थे, हम सिंबल के माध्यम। जैसे आप देखिए कि कोई बच्चा है जो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है, तो किस तरह से इशारे में अपने वो समझाता है, बात करता है और वो अपनी बात कह देता है। बच्चे टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन में एक समाचार भी आता है, उनके लिए अलग न्यूज आता है, कभी कभी वीकली आता था पहले, और वो ध्यान से टीवी देखते थे और सब कुछ समझ जाते थे। तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता है। पहले भाषा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। ये तो जब बातचीत हुई, एक दूसरे से बातचीत हुई, एक दूसरे को हम जाने समझे, एक जो हमारा सांस्कृतिक पर संस्कृति ग्रहण चला, एक कल्चरेशन चला, एक प्रक्रिया चली, तब हम दूसरे की संस्कृति को समझे, दूसरे की भाषा को जाने, वो हमारी भाषा को जाना। इसीलिए सूर्य सोशल वर्ड की बात करता है कि पूरी दुनिया जो है ये सामाजिक सरोकार, सामाजिक साहचर्य, इन्हीं से दुनिया को हम समझ सकते हैं। और जब वो व्यक्ति किसी भी घटना को अपने दृष्टिकोण से देखेगा, तो सूर्य ये भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक क्रियाओं का मूल्यांकन अपनी परिस्थिति के अनुसार करता है। सिचुएशन क्या है, जैसे इस समय पैंडेमिक का पीरियड है, बहुत सारी विषम परिस्थितियां होंगी। इस 8 महीने में बहुत सारे जो सोशल फेस्टिवल थे, जो सामाजिक त्योहार थे, न के बराबर हुए। कितना प्रभाव पड़ा, मूर्तियां नहीं बैठाई गई दुर्गा की, तो कहां से उसके साथ कितने लोगों की जुड़ी हुई है। जो मूर्ति बनाने वाला है उसका व्यापार खत्म हुआ, मूर्ति नहीं आई तो
अगर मूर्ति आती तो वहां पंडित जी भी 10 दिन रहते, उनका व्यापार खत्म हुआ, उनके सामने भी परिस्थिति आई। फिर दुकानदार, जहां से पूजा पंडाल, रोजाना पंडाल लगता, तो पंडाल वाले का व्यापार भी खत्म हुआ। मूर्ति नहीं आई, बैठी, तो पंडाल कहां से लगेगा। उसके साथ ही साथ आज 7वें दिन 8वें दिन जो भंडारा होता था, तो हमारी मार्केट भी प्रभावित हुई। माने घटना एक है, लेकिन उसका इंपैक्ट कितना पड़ा है, पूरे सोसाइटी में पड़ा। क्योंकि समाज, सूर्य कहता है कि समाज में जो है, इस सामाजिक वास्तविकता से हम एक दूसरे के साथ इतनी गहराई के साथ जुड़े होते हैं कि उनको अलग कर पाना मुश्किल है। हम उनको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन उस रियलिटी को हम समझते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से जो है, ये जो सामाजिक वास्तविकता है, इस वास्तविकता को समझने के लिए हमें ज्ञान के भंडार का प्रबंधन अति आवश्यक है। और यही ज्ञान का भंडार हमें जीवन के नए संदेशों को देता है, नई चीजों को सिखाता है, विषम परिस्थितियों से लड़ने का हौसला देता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को समझने का एक नया मानक देता है, एक नया अप्रोच देता है। और अगर हमारे पास वो इंपीरिकल नॉलेज है, कभी कभी होता है कि ज्ञान का भंडार जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही वो सारी चीजें हो। हम उन लोगों से भी संपर्क करते हैं अपने अनुसंधान के दौरान, जो लोग उस घटना से, उस समस्या से पहले भी गुजर चुके हैं। तो निश्चित है ये जो इंपीरिकल नॉलेज होगा, ये जो अनुभविक ज्ञान होगा, तो लेकिन इस सामाजिक यथार्थ को प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिकता को अपनाना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, आपको हाइपोथेटिकल भी नेचर होना चाहिए, है ना। हाइपोथेटिकल मतलब एक कल्पनाशीलता होनी चाहिए आपके पास। जैसे आपने हाइपोथेसिस बनाते हैं, उपकल्पनाएं बनाते हैं, पहले तो आप किसी भी घटना के बारे में अपनी मंशा, अपने मानदंड आप तैयार करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, ये जो घटना घटी है, इस घटना के क्या कारण हो सकते हैं, उस घटना के बारे में आप सोचेंगे। तो इस तरह से जो है आप बनाएंगे, तो निश्चित है कि वो उपकल्पनाएं आपको एक रास्ता तैयार करेंगे। तो जो सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति होती है, वो प्रकृति भी क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति है। समाजशास्त्र में अगर आप कोई कहे कि ये पहले फिलोसफिकल अप्रोच की बात होती थी, दार्शनिकता की बात होती थी, दार्शनिक उपागम की बात होती थी, लेकिन आज वैज्ञानिक उपागम की बात होने लगी है। हम छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे तथ्यों को, उनके जड़ों तक पहुंचने के लिए उन सारी चीजों को जो है हम देखते हैं और करते हैं। तो ये वास्तविकता को समझने के लिए, सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए हमें सूर्य को जरूर पढ़ना पड़ेगा। और अल्फ्रेड सूर्य के साथ ही साथ हॉकमैन है, लुकमैन है, उनकी भी थ्योरी पढ़ेंगे। बहुत विस्तृत अवधारणा यहां पर हम नहीं आपको देंगे, कभी समाजशास्त्र में और जब कभी बात चलेगी तो उन सारी चीजों को बताएंगे। अभी तो एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि सोशल रियलिटी क्या है और सामाजिक वास्तविकता को आप किस तरह से समझ सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और विद्वानों ने इसके बारे में उनकी क्या क्या धारणाएं और क्या विचारधारा।